हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 के सारे पीवाईक्यूज कवर कर रहे थे चैप्टर वाइज। दोस्तों, चैप्टर वाइज मतलब सिलेबस में अभी तक जितने भी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स से कब किससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका एनालाइज अच्छे से करने के लिए हम लोग पीवाईक्यूज को टॉपिक वाइज कर रहे हैं दोस्तों, ताकि हम लोगों के सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाए एक एक करके, और साथ में हम लोगों का एनालाइज भी हो जाए और हम लोगों के सारे पीवाईक्यूज भी कवर हो जाए। और दोस्तों, हम लोग विथ एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ताकि उसके जितने भी पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वो सारे भी हम लोगों के क्लियर हो जाए दोस्तों। और इसकी मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है इस बुक की दोस्तों। ये वॉल्यूम फर्स्ट चल रहा है और इसी के बाद हम लोग वॉल्यूम सेकंड स्टार्ट कर देंगे बुक का। और दोस्तों, इसके हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस अभी तक कवर कर चुके हैं टॉपिक्स वाइज, और इस लगभग 300 क्वेश्चंस हम लोग व्याख्या सहित दोस्तों कवर कर चुके हैं। और उसी के आगे आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन कवर करेंगे। दोस्तों, जो लोग इस वीडियो से ही जुड़ेंगे तो उनके लिए बेसिक जानकारी भी मैं स्टार्टिंग में दे देती हूँ, जैसे कि हम लोग कैसे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। जैसे ये सबसे पहले हम लोग कवर कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिवृत्ति। इसके सारे टॉपिक्स ऐसे कवर कराए गए हैं दोस्तों। इसमें जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं इन टॉपिक्स से, वो सारे हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। उसके बाद फिर सेकेंड टॉपिक आ जाएगा कॉम्प्रीहेंशन, उसके बाद तीसरा टॉपिक आ जाएगा। ऐसे ही सारे टॉपिक्स हम लोग दोस्तों कवर। दोस्तों, ये सारे जितने भी आप लोग देख रहे हैं, जिनसे भी अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये हमारा सिलेबस है और इसी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे हम लोग अभी कवर कर रहे हैं दोस्तों। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले के वीडियोज़ में दोस्तों हम लोग लगभग 300 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं अपने, और आज इस वीडियो से 301 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, जो भी लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो लोग प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और वो सारे टॉपिक्स आप लोग अच्छे से कवर करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नांकित में से किस रूप में किया जाना चाहिए? तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसमें शिक्षक, छात्र एवं पाठ्य वस्तु को सम्मिलित किया जाता है। इन तीनों का संबंध सकारात्मक होता है तो शिक्षण की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। शिक्षण का परिणाम अधिगम होता है। यदि शिक्षण प्रभावी स्थिति में संपन्न होता है तो परिणाम स्वरूप अधिगम शिक्षा या सीखना का स्तर उच्च होगा। अतः शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें अभिकथन और तर्क दिया गया है। इसमें अभिकथन है, सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है, और तर्क दिया गया है, अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें डी ऑप्शन सही होगा। ए सही है किंतु आर गलत है। सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है, अभिकथन ए सत्य है, लेकिन अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दी गई सूची से शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान कीजिए। निम्नलिखित कूट का चयन कर अपना उत्तर दीजिए। इसमें ए दिया गया है, शिक्षण सहायक साधनों की उपलब्धता तथा उनका उपयोग। बी है विद्यालय समुदाय संपर्क। सी है विद्यालय के कार्यक्रमों में विद्यार्थियों के माता पिता की रुचि। डी शिक्षक की विषय संबंधी जानकारी। ई है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों को आयोजित करने की आवृत्ति। और एफ है शिक्षक के वाचिक तथा अवाचिक संप्रेषण कौशल। तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, डी तथा एफ। शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके लिए परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं ताकि अधिगमकर्ता एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करे और इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति करे। शिक्षण को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। तो पहला है शिक्षण सहायक साधनों की उपलब्धता तथा उनका उपयोग, और दूसरा है शिक्षक की विषय संबंधी जानकारी, और इसमें तीसरा जो दिया गया है वो है शिक्षक के वाचिक तथा अवाचिक संप्रेषण कौशल।
अगला क्वेश्चन है, नीचे शोध साक्ष्य के आधार पर शिक्षण की प्रभावोत्पादकता के अनेक महत्वपूर्ण व्यवहार और सहायक व्यवहार दिए गए हैं। उनकी पहचान कीजिए जो महत्वपूर्ण व्यवहार हैं और अपना उत्तर कूट के चयन कर दीजिए। तो दोस्तों, पहला नंबर दिया गया है, क्या बताया जाना है इसके बारे में, शिक्षक की टिप्पणियों द्वारा संरचना। दूसरा है, विषय वस्तु तथा प्रक्रिया स्तर के प्रश्नों के माध्यम से प्रश्न पूछना। तीसरा है, पाठ की स्पष्टता, जिसका अर्थ है जिस सीमा तक प्रस्तुतियां जटिल नहीं हैं। चौथा दिया गया है, प्रक्षापरकता, जिसका प्रयोजन है कि छात्रों का अपनी बातों को और अधिक स्पष्ट करना। पांचवा है, अधिगम के प्रति समर्पित संलिप्तता दर, जब छात्र संगत कार्य पर हो। तो छठवां दिया गया है, वह दर जिस पर छात्र दत्त कार्यों और अभ्यासों को सही ढंग से समझते हैं और अवबोध करते हैं। तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3, 5 और 6। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक स्मार्ट कक्षा एक शिक्षण स्थान है जो कि है, ए दिया गया है स्मार्ट पैनल जिसमें टच पैनल कंट्रोल सिस्टम है। दूसरा है पीसी या लैपटॉप कनेक्शन और डीवीडी या वीसीआर प्लेयर। तीसरा है दस्तावेज कैमरा और विशेष सॉफ्टवेयर। चौथा है दोस्तों प्रोजेक्टर और स्क्रीन। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4। एक स्मार्ट कक्षा एक शिक्षण स्थान है जो कि है स्मार्ट पैनल जिसमें टच पैनल कंट्रोल सिस्टम है, पीसी या लैपटॉप कनेक्शन और डीवीडी या वीसीआर प्लेयर, दस्तावेज कैमरा और विशेष सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्टर और स्क्रीन। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को अपनी प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश से परिचित किया जा सकता है। तो उससे इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संग्रहालय। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संग्रहालय के माध्यम से छात्रों को अपनी प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश से परिचित किया जा सकता है। संग्रहालय एक ऐसा संस्थान है जो समाज की सेवा और विकास के लिए जन सामान्य के लिए खोला जाता है और इसमें मानव एवं पर्यावरण की विरासतों के संरक्षण के लिए उनका संग्रह, शोध, प्रचार या प्रदर्शन किया जाता है, जिसका उपयोग शिक्षा, अध्ययन और मनोरंजन के लिए होता है। प्रयोगशाला विधि है दोस्तों। इस विधि में छात्र स्वयं प्रयोगशाला में उपस्थित यंत्रों, उपकरणों तथा अन्य सामग्री की सहायता से विषय वस्तु के तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों, संबंध आदि की सत्यता की जांच करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छे अध्यापन के लिए आप किस स्कूल का चयन करेंगे। दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अच्छे अध्यापन के लिए भौतिक परिवेश तथा सामाजिक एवं संवेगात्मक माहौल का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। उनके सीखने की प्रक्रिया को और तेजी से उत्प्रेरित किया जा सकता है, अतः एक अच्छा वातावरण उनके स्वास्थ्य एवं शिक्षा में वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन है, मैं साक्षर करने के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकूंगा यदि मैं अध्यापन करूं। तो दोस्तों, इसमें भी ऑप्शन क्लियर नहीं है, तो हम लोग व्याख्या देखेंगे। मैं साक्षर करने के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकूंगा यदि मैं किसी सरकारी स्कूल में अध्यापन करूं। दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो डी श्रेणी है वो स्टार्ट हो रही है, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति। दोस्तों, हम लोगों का टॉपिक वही चल रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड। उसी को कई भागों में, छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, तो उन्हीं भागों को हम लोग टॉपिक वाइज अच्छे से एक एक भाग को कवर करते चल रहे हैं। दोस्तों, अब हमारा जो अगला टॉपिक, उसी का अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति। तो इसके सारे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं किसी भी एग्जाम में, तो वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। दोस्तों, अपने शिक्षण क्षेत्र का पोर्टफोलियो बनाने की चरणों को प्रारंभिक रूप से अंतिम चरण के क्रम में व्यवस्थित करें। दोस्तों, ए दिया गया है तय करना कि पोर्टफोलियो कौन नियोजित करेगा। बी है पोर्टफोलियो का उद्देश्य तय करना। सी है तय करना कि पोर्टफोलियो में कौन कौन से उत्पाद और कितने नमूने रखे जाएं। डी संज्ञानात्मक कौशलों और प्रवृत्तियों की पहचान करना। ई है पोर्टफोलियो रूब्रिक बनाना। तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, डी, ए, सी, ई। चलिए दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षण क्षेत्र का पोर्टफोलियो बनाने के चरणों का प्रारंभिक से अंतिम चरण तक व्यवस्थित क्रम ये है। दोस्तों, सबसे पहला है, सर्वप्रथम पोर्टफोलियो का उद्देश्य तय किया जाता है। फिर पोर्टफोलियो के अनुसार संज्ञानात्मक कौशलों और प्रवृत्तियों की पहचान करना। अब यह तय करना कि पोर्टफोलियो को कौन नियोजित करेगा
और उसके पश्चात यह तय करना कि पोर्टफोलियो में कौन कौन से उत्पाद और कितने नमूने रखे जाएं, और अंततः पोर्टफोलियो रूब्रिक बनाना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शिक्षण विधियों को स्पेक्ट्रम से कथोपकथन या संवाद किन्हें कहते हैं, उसकी पहचान करें। तो पहला है शिक्षण दल एवं प्रदर्शन, दूसरा है अनुशिक्षण एवं व्यक्ति अध्ययन, तीसरा है सामूहिक चर्चा एवं अन्योन्य क्रिया प्रस्तुतिकरण, चौथा है अनुरूपता एवं भूमिका निर्वाह, और पांचवा है कंप्यूटर सहायित अनुदेशन एवं व्यवहारिक कार्य। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी है, केवल 2 और 3। अनुशिक्षण एवं व्यक्ति अध्ययन तथा सामूहिक चर्चा एवं अन्योन्य क्रिया प्रस्तुति को शिक्षण की विधियों के स्पेक्ट्रम से कथोपकथन या संवाद कहते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 इन दोनों को हमें सुमेलित करना है, और सूची 1 में शिक्षण विधियां दी गई हैं दोस्तों, और सूची 2 में उसके उदाहरण दिए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग सीधे व्याख्या की तरफ बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों इसमें सीधे हम लोग व्याख्या देख लेते हैं, ताकि आपको बिना कन्फ्यूजन के सीधे सीधे उनका उदाहरण समझ में आ जाए। तो एक तरफ शिक्षण विधि दी गई है, दूसरी तरफ उदाहरण दिया गया है। तो पहली शिक्षण विधि क्या है, वैकल्पिक शिक्षण विधि, और इसका उदाहरण है दोस्तों दल शिक्षण और प्रदर्शन। बी क्या है, संवादी शिक्षण विधि, इसका उदाहरण है व्यष्टि अध्ययन और अनुशिक्षण। सी है कार्य आधारित शिक्षण विधि, तो इसका दोस्तों उदाहरण है अनुरूपण और भूमिका निर्वहन। और लास्ट है दोस्तों स्वाध्याय आधारित अध्यापन, और इसका दिया गया है साइबरनेटिक्स और कंप्यूटर सहायक अनुदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिग्नल का लेवल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों माफी चाहूंगी दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रणाली की विश्वसनीयता। सिग्नल का लेवल प्रणाली की विश्वसनीयता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, और विश्वसनीयता एक संभावना है कि एक विशिष्ट समय अवधि के दौरान एक सिस्टम सही ढंग से प्रदर्शन करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षण विधि नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मनोमितीय विधि, ये शिक्षण विधि नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त विकल्पों में मनोमितीय विधि शिक्षण विधि के अंतर्गत नहीं आता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक राशियों के मापन के सिद्धांत एवं तकनीकों से संबंधित क्षेत्र है। इनमें ज्ञान, योग्यताएं, सोच एवं व्यक्तियों के विभिन्न संघटकों आदि का मापन किया जाता है। व्याख्यान विधि दोस्तों यह शिक्षण की एक विधि है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को समझने में मदद करने के लिए तथ्यों, सिद्धांतों या संबंधों को समझाने का प्रयास करता है। यह एक तंत्रीय पद्धति है जहां शिक्षक एक सक्रिय भागीदार है, छात्र निष्क्रिय श्रोता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डेल्टन प्लान शिक्षण पद्धति संबंधित है। इसमें ए दिया गया है, कक्षा शिक्षण का उन्मूलन कर बच्चों को स्वयं की गति से सीखने हेतु उत्प्रेरित करना, और बी है खेल खेल तकनीक के द्वारा शारीरिक व कलात्मक कौशल का विकास। सी है शाला की सीमा में रहते हुए सह पाठ्यक्रम या पाठ्येतर गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण, और डी दोस्तों एक मुक्त शाला प्रणाली जिसमें छात्र स्वयं की पहल पर अपने आसपास से स्वयं के लिए सीखता है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डेल्टन प्लान शिक्षण का एक कॉन्सेप्ट है जिसे अमेरिका की शिक्षा शास्त्रिनी कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट ने आरंभ किया। सन 1912 में हेलन ने 8 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था वाले बालकों के लिए एक नई शिक्षा योजना बनाई थी। यह योजना मुक्त शाला प्रणाली से संबंधित है जिसमें छात्र स्वयं की पहल पर अपने आसपास से स्वयं के लिए सीखता है। अगला क्वेश्चन है, मानस मानचित्र एक तकनीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समस्या समाधान विधि की। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। मानस मानचित्र समस्या समाधान विधि की एक तकनीक है। समस्या समाधान विधि मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक विधि है। समस्या विद्यार्थियों के पाठ्य वस्तु से संबंधित होती है जिसमें छात्रों को करके सीखने के अवसर उपलब्ध होता है। छात्रों को कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने का मौका देना निम्नलिखित में से किस शिक्षण अधिगम उपागम की विशेषता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, लोकतंत्रीय। छात्रों की कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने का मौका देना एक लोकतंत्रीय शिक्षण अधिगम उपागम की विशेषता है। लोकतांत्रिक कक्षा एक तरह का सीखने का माहौल है जहां बच्चों की आवाज़ सुनी जाती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।
लोकतांत्रिक कक्षा छात्रों को विचारशील मानव बनने का अधिकार देता है और लोकतंत्र में स्वतंत्रता, समानता, साथी नागरिकों की देखभाल, सहानुभूति, सम्मान जैसे आदर्श हैं। अगला क्वेश्चन है, समूह शिक्षण में सभी निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं सिवाय। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कठोर शिक्षण विधि। समूह शिक्षण में दक्ष शिक्षक, शिक्षक दल, समूह नियोजन सभी सम्मिलित होते हैं, लेकिन कठोर शिक्षण विधि शामिल नहीं है। सब समूह शिक्षण बड़े समूह में पढ़ाने के लिए परिवर्तनात्मक दृष्टिकोण है, जिसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक योजना बनाने तथा उनको क्रियान्वित करने और छात्रों के समूह में सीखने के अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए सम्मिलित होते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारा डी का पहला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां प्रशिक्षु केंद्रित अध्यापन विधियां हैं? तो दोस्तों, ए है क्रियाशील अधिगम, बी है सहकारी अधिगम, सी है आगमनात्मक अध्यापन व अधिगम और डी है निष्क्रिय अधिगम। तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए, बी, सी। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण विधियां गतिविधि का ध्यान शिक्षक से शिक्षार्थी की ओर स्थानांतरित करती हैं। क्रियाशील अधिगम, सहकारी अधिगम, आगमनात्मक अध्ययन व अधिगम, समस्या समाधान तथा मस्तिष्क झंझावात आदि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण विधियां हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और एक अभिकथन के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण के रूप में लिखित है। तो अभिकथन दिया गया है, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम शिक्षार्थियों का सर्वोत्तम अनुभव प्रदान करता है। और कारण है इसका, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम यह नहीं मानता है कि अधिगम अनुभव में शिक्षार्थी की आवश्यकताओं की केंद्रीय भूमिका है। तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही है, लेकिन आर दोस्तों सही नहीं है। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में शिक्षार्थियों को विभिन्न क्रियाओं में शामिल कर समस्या समाधान कौशल सीखना, शिक्षार्थियों को सोचने के लिए प्रेरित करना, शिक्षार्थियों में सहयोग का प्रोत्साहन करना आदि क्रियाओं द्वारा अनुभव प्रदान किया जाता है। अतः शिक्षार्थी केंद्रित उपागम यह मानता है कि अधिगम अनुभव में शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की केंद्रीय भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित उपागम में शिक्षक। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, छात्रों को अधिक जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है ये। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा छात्रों को अपने सीखने में सक्रिय रूप से भाग लेने की अनुमति देती है। छात्र केंद्रित कक्षा में गतिविधि का फोकस छात्र होता है। इसका अर्थ यह है कि शिक्षार्थियों को छात्र केंद्रित दृष्टिकोण में बोलने, सुनने, लिखने और अन्य छात्रों के साथ सहयोग करने सहित कार्यों की एक श्रृंखला में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एक शिक्षक एक छात्र को बढ़ी हुई जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई शिक्षक किसी विषय के सर्वाधिक सामान्य विचारों को प्रस्तुत करने के बाद धीरे धीरे विस्तार और विशिष्टताओं की ओर अग्रसर होता है तो इसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रगामी विभेदीकरण। जब कोई शिक्षक किसी विषय के सर्वाधिक सामान्य विचारों को प्रस्तुत करने के बाद धीरे धीरे विस्तार और विशिष्टताओं की ओर अग्रसर होता है तो इसे प्रगामी विभेदीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है दोस्तों में। तो इसमें सूची 1 है एक तरफ और दूसरी तरफ सूची 2। चलिए दोस्तों, इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं ताकि बिना कंफ्यूजन के आपको सही समझ में आ जाए। सबसे पहला है आमने सामने के अंतःक्रियात्मकता विधि। तो इसका है परिचर्चा के साथ साथ विमर्शक प्रश्न। दूसरा है मुक्त और दूरवर्ती अधिगम विधि। इसका होगा मॉड्यूलर अनुदेशात्मक सामग्री। शिक्षण की वैयक्तिक विधि का क्या होगा दोस्तों, अभिक्रमित अनुदेशात्मक पैकेज। और शिक्षण की ऑनलाइन विधि, प्रभावशीलता बढ़ाने की तकनीक। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय के एक शिक्षक ने शोध अध्ययन किया जिसमें विद्यार्थियों के परिवार और उनके आवास के सामाजिक आर्थिक स्तरों के अनुसार उनकी सहभागिता के स्तर पर प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए व्याख्यान सह निर्देशन पद्धति का प्रयोग किया गया और इस अध्ययन में किस चर को स्वतंत्र चर कहा जाएगा। तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, व्याख्यान सह प्रदर्शन पद्धति। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। विश्वविद्यालय के एक शिक्षक ने शोध किया जहां उसने व्याख्यान सह निर्देशन पद्धति के प्रयोग से अपने शोध को पूरा किया और निष्कर्ष प्राप्त किया। यह एक स्वतंत्र चर है क्योंकि यह किसी भी प्रकार से शोध के आंकड़ों पर निर्भर नहीं है।
दूसरे प्रकार के आंकड़े उपलब्ध होने पर भी यह पद्धति शोध में सहायक होती है, किंतु अन्य सभी एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हैं, अतः यह स्वतंत्र चर है। एक तरफ है स्वतंत्र चर, दूसरी तरफ है आश्रित चर। दोस्तों ये प्रयोगात्मक शोध है। कारण, प्रभाव, जोड़ तोड़ और परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, जब टीएल मॉडल अपनाया जाता है तो निम्नलिखित में से किसे सही माना जाएगा दोस्तों? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। शिक्षण और अधिगम में अभिन्न संबंध होता है। टीएल मॉडल एक प्रकार का दृष्टिकोण है जो शिक्षक अधिगम वातावरण को बेहतर बनाता है, जिसमें शिक्षकों और शिक्षार्थियों के व्यवहार में सम्मिलित होता है। अतः टीएल मॉडल शिक्षण और अधिगम में अभिन्न संबंध को सही मानता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का प्रतिमान निम्नलिखित में से किसका विवरण वर्णन है? तो इसका दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम, परिवेश जिसमें शिक्षक व्यवहार भी शामिल है। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई अधिगमकर्ता की विशेषताओं में से कौन सी क्षेत्र निर्भर समग्र दृश्य अधिगम शैली से जुड़ी है दोस्तों? तो इसमें पहला है तथ्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना, दूसरा है अवधारणाओं को व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना, तीसरा है दिए गए कार्यों के संबंध में शिक्षक के साथ औपचारिक अंतःक्रिया, चौथा है सहयोग की सापेक्ष प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व देना, और दोस्तों पांचवा है प्रतिस्पर्धा के सापेक्ष सहयोग को अधिक महत्व देना, छठा है धारणाओं और सामग्रियों के वैश्विक पहलुओं पर ध्यान देना। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निर्भर समग्र या दृश्य अधिगम शैली के अंतर्गत अधिगमकर्ताओं द्वारा अवधारणाओं को व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना, प्रतिस्पर्धा के सापेक्ष सहयोग को अधिक महत्व देना तथा अवधारणाओं और सामग्रियों के वैश्विक पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण के कौन से कार्यकलाप उनके अन्योन्य क्रियाचरण से संबंधित है दोस्तों? तो ए है पाठ की योजना, दूसरा है अधिगम प्रतिफलों का निर्धारण, तीसरा है प्रश्नों के साथ विकिरणित विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, चौथा है प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना और यदि आवश्यक हो तो परीक्षण करना, पांचवा है विद्यार्थी की कार्यों को प्रेरित एवं उनकी निगरानी करना। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल तीसरा, चौथा और पांचवा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षण के कार्यकलाप को निम्न चरणों में विभाजित किया जा सकता है। ए है पूर्व संक्रियात्मक चरण, बी है अंतर संक्रियात्मक चरण और उत्तर संक्रियात्मक चरण। सभी चरणों में शिक्षण प्रक्रिया के अपने अपने कार्य निर्धारित होते हैं। अंतर संक्रियात्मक चरण में निम्न पद है। पहला है कक्षा का आकार, दूसरा है अधिगमकर्ता को जानना। इस पद में अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया की कार्यकलाप निम्नवत करता है। पहला है प्रश्न के साथ विकिरणित विषय वस्तु का चुनाव और प्रस्तुतिकरण, दूसरा है प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन, और तीसरा है विद्यार्थी के कार्यों को प्रेरित करना एवं उन पर ध्यान देना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रभावी अधिकार क्षेत्र में संबंधित अधिगम परिणामों को इंगित करने के लिए निम्न में से निम्नतर से उच्चतर क्रम क्या है? ए है ग्रहण करना, बी मूल्यांकन करना, सी प्रतिक्रिया करना, डी संगठन, ई चरित्रीकरण। दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रभावी अधिकार क्षेत्र में संबंधित अधिगम परिणामों को इंगित करने के लिए निम्नतर से उच्चतर क्रम ये है: ग्रहण करना, प्रतिक्रिया करना, मूल्यांकन करना, संगठन और उसके बाद चरित्रीकरण। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षण को शांत्यक की तरह देखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रकारता शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के बीच सक्रिय आदान प्रदान को शामिल करती है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण समर्थन प्रणाली के विकास को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्निक मौखिक दृश्य श्रव्य और आईसीटी आधारित। भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण समर्थन प्रणाली के विकास का सही अनुक्रम दोस्तों ये है: कार्निक मौखिक, दृश्यपरक, दृश्य श्रव्य और आईसीटी आधारित। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहेगी और इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक दोस्तों आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए और क्वेश्चंस को एनालाइज अच्छे से करते रहिए।